Hello students, so welcome back to our channel and today we will continue our topic that is life processes ना। तो पिछले 3-4 वीडियोस में हमने जो है वो लाइफ प्रोसेसेस जो था वो स्टार्ट किया था कि लाइफ प्रोसेसेस जो है वो क्या होते हैं कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हमारी लाइफ जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जिंदा रहने के लिए मेन बात जो हम करें तो उसके लिए जो हमारी लाइफ में हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस चलते हैं हम उनको लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने फर्स्ट जो था वो किया था न्यूट्रिशन ना। तो न्यूट्रिशन में क्या था कि टेकिंग ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। तो फूड हमने लिया, फूड कैसे डाइजेस्ट हुआ और डाइजेस्ट होने के बाद वो कैसे हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेशन हुई, डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्ब हो गया। अब वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो एनर्जी जो है वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए हम अगला प्रोसेस पढ़ेंगे, अगला लाइफ प्रोसेस। तो वो लाइफ प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमारी डिस्कशन जो है वो जस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो होगा रेस्पिरेशन का। पहले भी मैंने बताया था आपको कि मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है एस चांद की। तो कोई भी टॉपिक, इनकी टॉपिक्स तो सेम ही चलेंगे, जस्ट सीक्वेंस में डिफरेंसेस हो सकते हैं। बुक्स टू बुक्स जो है वो वरी कर सकता है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट जो है वो सभी बुक्स जो है वो सेम ही पैटर्न, क्योंकि डाइजेशन था, डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन ही होगा। तो विद इन जो हम सिस्टम करेंगे उसमें कुछ जो है वो पॉइंट्स हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो बाय चांसली अगर मैं कुछ स्किप कर जाऊं आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं आप इनबॉक्स में। ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर सकूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, तो उसके लिए पहले हमने समझा है डाइजेशन को, कि डाइजेशन में हमने फूड लिया, फूड जो था वो कॉम्प्लेक्स फूड था और कॉम्प्लेक्स फूड जो था उसको हमने स्मॉल पार्ट्स में तोड़ा, च्यू किया था। और स्मॉल पार्ट्स में च्यू करने के बाद जो है वो फिर हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हमने क्या किया था, सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ा था, ब्रेक डाउन किया था। और वो सिंपल कंपाउंड्स जो है वो डाइजेस्टेड फूड हो गया और वो सिंपल कंपाउंड्स हमारी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ब्लड के थ्रू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेल्स में पहुंच जाते हैं। तो एक तो हो गया कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हुआ। अब एब्जॉर्ब होने के बाद हमने एक स्टेप और किया था, असिमिलेशन। तो असिमिलेशन में क्या था कि फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट बॉडी सेल्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है और वहां पर जाकर वो जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ जो है वो टॉपिक्स जो है कुछ वर्ड्स को हमने करना है। तो इसमें हम जो है एक वर्ड पढ़ेंगे, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक है, तो जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ भी हमने खरीदना होता है, कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है, तो हम जो है करेंसी के बारे में करते हैं ना, करेंसी में लेन देन करते हैं। हर इनकी कंट्री की करेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। उस कंट्री में जाकर हमें करेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी बिजनेस जो है, कोई भी शॉपिंग जो है वो हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हमारी अगर बॉडी की बात करें, इसमें भी जो है वो एनर्जी के लिए जो है वो एक करेंसी चलती है। तो हम जिसको हम बोल सकते हैं कि एनर्जी करेंसी बोल सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एटीपी और एडीपी। ठीक है, दो बोल रही हूँ, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और दूसरा बोल रही हूँ एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो आगे जाके हम इसके बारे में जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो पढ़ लेते हैं कि जब बॉडी में जो है ऑक्सीजन जा रही है, हम ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं ना, तो एक वर्ड आप बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या प्रोसेस है, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आ रहे हैं। मतलब इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, ब्रीदिंग हो जाता है, इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हमारे पास प्रोसेस हो गया ब्रीदिंग।
इसमें ऑक्सीजन क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, इसमें कुछ भी जो है वो डिफाइन नहीं होता। जस्ट ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, वो हम ब्रीदिंग बोल देते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म आ जाता है, एक कॉम्प्लेक्स टर्म आ जाता है कि उसमें क्या है, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस to produce energy or ATP molecules, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड विच इज वेस्ट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूंगी कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और उस ऑक्सीजन को जो है वो हम डाइजेस्टेड फूड के साथ कंबाइन करते हैं और वो फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। और फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं जिसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास, रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग भी आ गया, रेस्पिरेशन में ये याद रखना, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग आता ही आता है, लेकिन ब्रीदिंग में रेस्पिरेशन नहीं आ रहा है। रेस्पिरेशन में हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन भी अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, लेकिन हम उस ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, अंदर जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, उस रिएक्शंस में आ रही है, वेस्ट प्रोडक्ट बनकर उस रिएक्शंस में से निकल रही है जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारे पास रेस्पिरेशन हो जाता है। लेकिन ब्रीदिंग में जैसे हम बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन आ जाता है। क्लियर ना। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज यही है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है, ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सेलिंग और इनहेलिंग है, रेस्पिरेशन में यूज भी है कि हम उस ऑक्सीजन को, इनहेलिंग ऑक्सीजन को हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट आता है कि जो मेन पर्पस जो है वो ऑक्सीजन का बॉडी में जाने के बाद मेन पर्पस जो है वो ऑक्सीजन का क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड के साथ वो रिएक्शन करेगी, वो जो है वहां पर रिएक्शन होगा, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं वो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है डाइजेस्टेड फूड को, और फिर एनर्जी निकल रही है। एनर्जी के साथ साथ हमारे पास क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और वाटर वेपर्स निकल रहे हैं। तो वाटर तो हमारी बॉडी में रिटेन रह जाता है क्योंकि यूज होना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है वो फिर सांस जब छोड़ रहे हैं तो वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि फोटोसिंथेसिस से बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे के ये अपोजिट है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की अगर हम रिएक्शन देखें तो फोटोसिंथेसिस में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट की कंबाइन कर रहे थे, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर वो हम स्किप कर जाएं तो हमारे पास क्या निकल रहा था, ग्लूकोज निकल रहा था और ऑक्सीजन बन रहा था, प्रोडक्ट्स बन रहे थे ना फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो थे वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या कर रहा है, हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस तो कर ही रहा है, साथ के साथ हमारे पास क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे के एंटी हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेसेस हैं। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है, हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन स्टोर्ड। अब जैसे अब नवरात्रि चल रहे हैं, फास्ट है, ठीक है, खाना भी उतना ही खाते हैं, मम्मियों ने रखा होगा ना, घर में किसी ना किसी ने तो फास्ट रखा ही होगा कई फैमिलीज में, ठीक है। तो फिर जैसे अब बीमार भी होते हैं हम, ठीक है, लेकिन हम खाना नहीं खा पाते, फिर लेकिन वह उस टाइम हमें एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है, तो वही जो है अब इसमें अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला था कि दो टर्म्स हमारे पास हैं, यूज होंगी, एटीपी और एडीपी, ठीक है। तो एडीपी जो है वो जो है लो एनर्जी मॉलिक्यूल है, लो एनर्जी मॉलिक्यूल के उसमें जो है दो फॉस्फेट्स होते हैं एडिनोसिन के साथ और उसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम होता है, ठीक है।
एटीपी जो है वो हायर है, हाईएस्ट बोल सकते हैं हम कि एनर्जी लेवल जो है वो एटीपी का सबसे ज्यादा होता है, वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो अब ये टर्म्स क्लियर होगी ना, एडीपी और एटीपी। तो अब हमने खाना खाया, लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, जब भी हमने जो भी कुछ खाया बॉडी में वो डाइजेस्ट हुआ जाकर। डाइजेशन के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिफरेंट बॉडी सेल्स तक जो है वो पहुंच गया। अब सेल्स तक जो है वो ऑक्सीजन कौन लेके आ रहा है, ब्लड के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो सेल्स, हाँ ये याद रखना कि रेस्पिरेशन जो है वो सेल्स के अंदर होती है, तो इसलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक जो है वो हमारी पहुंच गई, और उधर से डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड के थ्रू हमने पढ़ा था वो सेल्स तक पहुंच जाता है। अब ऑक्सीजन भी पहुंच गई और डाइजेस्टेड फूड भी पहुंच गया, वहां पर दोनों रिएक्शन हुआ। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज कर रही है फूड को, और फूड जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो निकाल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो अपनी अपनी जगह पर चले गए, जिसने बाहर जाना था वो बाहर चला गया, जिसने अंदर रहना था वो अंदर रह गया। लेकिन अब क्या हुआ, एनर्जी बनी, एनर्जी, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, एनर्जी यूज हो गई। लेकिन कुछ एनर्जी बच भी गई। ये नहीं है कि अब जैसे अब हम इनकी काम हो, इनकी जॉब करते हैं, जॉब करते हुए सैलरी मिलती है, कुछ सैलरी हम स्पेंड कर लेते हैं, सारी तो नहीं स्पेंड करते, कुछ इनकी स्टोर भी करते हैं ना, बचा के रखते हैं, सेव करते हैं। तो ऐसे ही है हमारी एटीपीज मॉलिक्यूल्स, एनर्जी, जो जितनी एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो सारी की सारी हम एकदम से नहीं यूज करते हैं। जितनी एनर्जी यूज होनी है एट अ टाइम वो यूज हो जाती है। बाकी की एनर्जी जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की रो फॉर्म में जो है वो हमारे बॉडी सेल्स में जो है वो जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, सो इसलिए वो जो है फिर स्टोर एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में जाकर स्टोर हो गई। अब जब स्टोर हो गई तो उसके बाद, स्टोर होने के बाद जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो एनर्जी हमें क्या करेंगे, वो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और फिर उस टाइम हम उस एनर्जी का यूज कर लेंगे। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि 2-3 घंटे के अराउंड जो है वो पेट में हमारे खाना रहता है। ठीक है, तो फिर डाइजेशन होने के बाद जो है वो ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो फिर एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो फिर प्रोड्यूस होने के बाद जितनी एनर्जी की हमें जरूरत होगी वो एनर्जी हमारी बॉडी हम यूज कर लेंगे। बाकी जो है एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाती है, और वेन एवर वी रिक्वायर दैट एनर्जी वी विल यूज दैट एनर्जी एंड एटीपी विल प्रोवाइड अस एनर्जी। ठीक है, सो उस टाइम क्या होगा, एटीपी जो है जब एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है, हम कर रहे हैं, तो एटीपी जो है उसमें से फॉस्फेट जो है वो निकल रहा है। जब एक फॉस्फेट ट्राई में से निकल गया तो क्या हुआ, एडीपी बन गया, एक फॉस्फेट निकल गया और एनर्जी निकल गई। ठीक है, तो जब वापस एनर्जी हमारी बनेगी, जब हम फिर ऑक्सीजन के साथ हमारा फूड जो है वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो रिएक्ट करेगा, तब क्या होगा, वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो लो एनर्जी वाला था वो फॉस्फेट के साथ जो है वो कंबाइन करेगा, और फिर उसमें भी एनर्जी लगेगी। एडीपी की बनने में भी एनर्जी लगती है और एटीपी बनने में भी, एटीपी से भी हम एनर्जी लेते हैं, और एडीपी जब बना रहे हैं तब भी हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। दोनों टाइम पर हमारी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है। एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है, जो कि एक हायर एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो स्टोर हो गया। अब उसके बाद जब हम उस एटीपी का यूज करेंगे तो क्या होगा, उस एटीपी के यूज के बाद क्या होगा, वो हम जब यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एडीपी बच जाएगा, लो एनर्जी लेवल है, लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। उसके बाद फॉस्फेट वहां से निकल गया और एनर्जी का यूज तो हमने कर ही लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, और जिस टाइम हमें उस एनर्जी का यूज करना होता है हम उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारे पास आती है टर्म्स, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारे पास 2 तरह की रेस्पिरेशन है, एक है एरोबिक, एक है एनारोबिक। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन है जो कि
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो अपना प्रोसेस करता है, मतलब कि ऐसी ऑक्सीजन सॉरी ऐसा प्रोसेस, ऐसी रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। तो उसमें जो है कुछ टर्म्स अब हम यूज करेंगे ना टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लूकोज C6H12O6। तो C6H12O6 जो है वो हमारे पास है ग्लूकोज। तो हम देख रहे हैं इसमें C जो है कार्बन कितने हैं, 6 है, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और फिर जब ये डाइजेस्ट हो, ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, तो जब ये ब्रेक डाउन करेगा, रेस्पिरेशन होगी इसकी, तो ये जो है वो सिंपल कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगा। तो जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोल देते हैं। व्हेन ग्लूकोज इज combined with या reacted with oxygen, the process is called glycolysis। और ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो पायरुवेट जो है वो बनाता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। तो पायरुवेट भी बोल देते हैं हम उसको, और पायरुविक एसिड भी बोल देते हैं। तो इसमें जो है एनर्जी नहीं लगती है, वो जस्ट रीअरेंज होते हैं मॉलिक्यूल्स, और 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास पायरुविक एसिड या पायरुवेट के बन जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे ना, कि पायरुविक एसिड जो है, जो पायरुवेट जो है वो हमारे पायरुविक एसिड या पायरुवेट हमारे पास बन गया। अब अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आगे रिएक्ट करता है, तो हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। क्लियर। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है और फिर भी उसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तब हमारे पास क्या बनता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। तो अब यही कंसेप्ट जो है वो हम आगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में लेकर चलेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में फर्स्ट था हमारे पास के एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। द रेस्पिरेशन विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ओके, टू ऑक्सीडाइज द फूड, कि ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अकर करे, जो ऑक्सीजन का यूज करे, वो हमारे पास क्या बन जाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्रोसेस वैसे मैंने अभी बताया था, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुवेट बना, या हम बोल सकते हैं पायरुविक एसिड बना, ठीक है। तो वो जो है पायरुविक एसिड जो है आगे फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा, इसका अमाउंट जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो हमें हाई अमाउंट जो है एनर्जी का मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 38 ATPs जो है हाईएस्ट अमाउंट है, ATPs जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये प्रोसेस जो है एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए हम जो है एनर्जी हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे सेल्स तक खाना जा रहा है, हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन जा रही है, तो वहाँ पर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। अब सेकंड बात आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज जो है वो नहीं होता है, द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो जो है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। तो इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे यीस्ट सुना है ना आप लोगों ने, जिसको हम खमीर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है यीस्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। कई सारे बैक्टीरियाज भी जो हैं वो एनारोबिकली जो है वो रिस्पायर करते हैं। तो अब इसमें क्या सीक्वेंस होगा, तो इसमें दो आ जाते हैं,
प्लांट्स का यीस्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा ह्यूमन सेल्स आ गए या हमारे मसल सेल्स हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स की बात करते हैं या फिर यीस्ट की बात करते हैं। ठीक है, प्रोसेस दोनों सेम ही है, बस एक कंपाउंड जो है वो एक जो हमारे पास कंपाउंड है, एक प्रोडक्ट है, उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हम जो है इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ ग्लूकोज का, तो वो जो है क्या प्रोड्यूस करेगा, पायरुविक एसिड किया। ठीक है, पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली है यीस्ट में जैसे है, तो पायरुविक एसिड में यीस्ट को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिली, वो फिर भी रेस्पिरेशन कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब जो है वो रेस्पिरेशन करी, उसने एनर्जी प्रोड्यूस करी, और प्रोडक्ट उसने कौन सा बना, उसमें अब प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं बना, अब इसमें जो है वो एल्कोहल इथेनॉल जो है, इथेनॉल बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम बनती है, वाटर कम बनता है, इथेनॉल जो है वो इसमें मेन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो अब जैसे अब शुगर वगैरह की फर्मेंटेशन है, जैसे अब हम बोलते हैं ना वो अल्कोहल वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि फर्मेंटेशन ही करते हैं। यीस्ट जो है वो शुगर सिरप को फर्मेंट कर देता है, उसमें इथेनॉल बनता है, जो इथेनॉल जो है वो एक अल्कोहल है। ठीक है ना, तो प्लांट सेल्स में यीस्ट में यही होता है कि वहां पर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और वो पायरुविक एसिड जो है विदाउट ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन करता है, और वो रेस्पिरेशन करके जो है वो क्या करता है, फिर अल्कोहल या इथेनॉल हम बोल रहे हैं यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर और लो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब दूसरी तरफ आ जाता है ह्यूमन मसल सेल्स की। अगर हम बात करें कि हमारे जैसे अब भाग रहे हैं, ठीक है, तो पहले ह्यूमन सेल्स की बात कर लेते हैं। तो मसल सेल्स है, तो उसमें जो है कई बार क्या होता है कि मसल्स को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में तो कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड जो है उसको ऑक्सीजन आगे नहीं मिल पा रही है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो एनारोबिकली ही जो है वो रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है, और फिर एनारोबिकली जब वो रेस्पिरेशन करता है तब वहां पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बजाय वो क्या निकालता है, क्या प्रोड्यूस करता है, वहां पर लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, और साथ के साथ एनर्जी जो है वो निकलती है, और इसमें सिर्फ 2 एटीपी ही निकलेंगे, एनर्जी के सिर्फ 2 एटीपीज। कहाँ हम एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 के अराउंड जो है एटीपीज प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस हमारे सेल्स में हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो अब ये कब होता है, ये सिचुएशन कब आती है, जब हम बहुत ही एकदम से हम काम कर रहे थे, हमारे जैसे चल रहे हैं गली में, भाग रहे हैं, एकदम से कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाता है ना, तो फिर भागते हैं भागते हैं भागते हैं, तो फिर बच भी गए कुत्ते से, ठीक है, डॉगी से बच भी गए, घर पहुंच गए, लेकिन अचानक से हमारी टांगों में ना क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, दर्द सी होती है ना, या कई बार एकदम से हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चल लेते हैं, जैसे अब हम माता के मंदिरों में जाते हैं ना, वैष्णो माता गए, नैना देवी गए, चिंतपूर्णी गए, तो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं ना, चढ़ाइयाँ चढ़ चढ़ के हमारी टांगों में जो है लेग्स में पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या है, क्योंकि उस टाइम हमें एनर्जी की ज़रूरत है, हम चल रहे हैं, चढ़ाइयाँ चढ़ते जा रहे हैं, जोर शोर से जय माता की बोलते हुए चढ़ते जाते हैं हम, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब हम घर वापस आते हैं तो हमारी टांगें दर्द होती हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, तो अब उस टाइम जो है वो मसल सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, क्योंकि उतनी स्पीड से हम सांस नहीं ले पाते, ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं जितनी स्पीड से हमें उस टाइम ऑक्सीजन चाहिए। तो एनर्जी के लिए तो फिर हम क्या करते हैं, हमारी मसल सेल्स क्या करती हैं उस टाइम कि एनारोबिकली रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। एनारोबिकली रेस्पिरेशन जब करेंगी तो क्या हुआ, पायरुविक एसिड जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है वो मसल सेल्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते जाएंगे, लेकिन लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता जा रहा है साथ में। तो वो लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है ना, वो हमारी मसल्स में जो है मसल सेल्स में अकमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और वही जब इकट्ठा होता है हमारा जब यानी कि लैक्टिक एसिड, हमारी टांगें दर्द करनी शुरू हो जाती है, हमारी मसल पेन स्टार्ट हो जाती है। तो वो मसल पेन्स जब हम स्टार्ट होती है और वही हमें पेन करती है, और जब नॉर्मल कंडीशंस आती हैं, ठीक है, धीरे धीरे फिर ऑक्सीजन हमारी मसल सेल्स तक प्रॉपर पहुंचती है, तो वो लैक्टिक एसिड जो है वो फिर ऑक्सीजन के साथ दोबारा से कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद फिर वापस जो है
वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, और फिर धीरे धीरे वो पेन हमारी ठीक हो जाती है। मतलब लैक्टिक एसिड वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस जल्दी राहत चाहिए, जल्दी उस पेन से छुटकारा चाहिए, तो गर्म पानी से नहा लो या फिर गर्म तेल से मसाज कर लो टांगों की, तो वो फिर जल्दी ही हमारी टांगे वगैरह ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो पता चल गया एरोबिक रेस्पिरेशन का और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है दोनों में। दोनों एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हायर एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और लोअर एनर्जी किस में आती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और डिफरेंसेस तो फिर हमारे पास है ही है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में है एनारोबिक, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, पूरा फूड जो है हमें ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एनारोबिक में जो ब्रेक डाउन है फूड का वो कंप्लीट नहीं होता है। तो उसमें क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलता है, लेकिन एनारोबिक में बाय प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में निकलते हैं, और फिर लैक्टिक एसिड जो है वो ह्यूमन बॉडी सेल्स में निकलते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी सेल्स या एनिमल सेल्स में बोल सकते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन एनारोबिक में कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस तरह से रेस्पिरेशन का जो इंट्रोडक्शन था वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।